उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा जीवन की वह विशेष प्रक्रिया है जो जीवन को निरंतर नया रूप एवं दिशा प्रदान करती है तथा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करती है। यह मुख्यतः समाज एवं राष्ट्र की जागृति का मूल आधार है। शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है और शिक्षा ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे आने वाली पीढ़ियों में संचित ज्ञान का हस्तांतरण किया जाता है तथा उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। उच्च शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों की समझ में सक्षम बनाती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है। सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने में भी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होता है या वह आज शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा विकास संबंधी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में निरंतर प्रवाहमान है। इसका उद्देश्य बालकों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाकर उनका सर्वांगीण विकास करना है जिससे वे आदर्श जीवन जीने योग्य बन सकें। इस संबंध में कांट ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के माध्यम से शिक्षा राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है। समाज में परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है, अतः इसी परिवर्तन के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन अनिवार्य होता है। अधिगम के 4 आधार। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अनुसार शिक्षा अधिगम के 4 मुख्य आधार हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है जानकारी के लिए सीखना, दूसरा कुछ बनने के लिए सीखना, तीसरा कुछ करने के लिए सीखना और चौथा है साथ रहने के लिए सीखना। तो जानकारी के लिए सीखने का अर्थात है पूर्व जटिलताओं को समझना, भविष्य में सीखने के लिए आधार प्रदान करना। दूसरा है कुछ बनने के लिए सीखने का अर्थ है स्वयं की क्षमता के वास्तविकरण हेतु विश्लेषणात्मक एवं सामाजिक कौशल का विकास करना। कुछ करने के लिए सीखने का अर्थ है ऐसे कौशल का विकास करना जिससे व्यक्ति प्रभावी ढंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में भाग लेने योग्य बन सके। और चौथा है साथ रहने के लिए सीखने का अर्थ है लोकतांत्रिक व्यवहार, मानव अधिकार आदि का बोध। शिक्षा के प्रकार। टाइप ऑफ एजुकेशन। सामान्यतः शिक्षा 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके न तो उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठ्य चर्चा, न शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। वह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और इसका मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को प्राप्त करता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्ति व वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में रहकर घर में ही पूरी होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्ति के साथ आता है जो उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है। दूसरा है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो विद्यालय के द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुरूप छात्रों को प्रदान की जाती है। इसमें भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा के लिए उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ का सुनिश्चित आयोजन किया जाता है। यूएनओ द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली को मुख्यतः प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। तो औपचारिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा क्या है? प्राथमिक शिक्षा में आता है प्राथमिक कक्षा
और उच्च प्राथमिक कक्षा। प्राथमिक कक्षा में आता है 1ली से 5वीं तक और उच्च प्राथमिक कक्षा में आता है 6वीं से 8वीं तक। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने के बाद हो गया प्राथमिक शिक्षा के बाद आएगा माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक कक्षा और उच्च माध्यमिक कक्षा आते हैं। माध्यमिक कक्षा में है 6वीं से लेकर इसमें 9वीं और 10वीं है और उच्च माध्यमिक शिक्षा में 11वीं 12वीं है। अब प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा खत्म होने के बाद तृतीयक कक्षा आती है। तृतीयक कक्षा में 2 भाग में बांटा गया है, उच्चतम शिक्षा या वृत्त शिक्षा और प्रशिक्षण। तो उच्चतम शिक्षा जो है उसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य और व्यावसायिक। सामान्य के अंतर्गत विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी जैसे विषय आते हैं। तो व्यावसायिक के अंतर्गत चिकित्सा, वास्तुकला और अभियांत्रिकी आता है। और वृत्तक शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत परंपरागत और आधुनिक में बटा हुआ है ये। तो परंपरागत में IT कंप्यूटर प्रशिक्षण आता है या IIT आएगा, ITI आएगा। और आधुनिक में विज्ञान, पर्यटन, मार्केटिंग आता है। अगर हम बात प्राइमरी एजुकेशन की करें या प्राथमिक शिक्षा की, तो प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का प्रथम चरण है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में समाज के निर्माण का ज्ञान, अच्छी आदतों का विकास एवं भाषा का विकास करना आदि है। भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने हेतु प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। प्राथमिक शिक्षा छात्र केंद्रित होती है। भारत में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8वीं तक है, जिसमें मूल प्राथमिक शिक्षा 1ली से 5वीं कक्षा तक, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा 6वीं से 8वीं कक्षा तक आती है। वर्ष 2000 में घोषित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का लक्ष्य रखा था। संधारणीय विकास उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत हमें सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु सार्वभौमिक नामांकन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। हम प्राथमिक शिक्षा को पढ़ चुके हैं, अब हम माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा छात्रों के में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से ही छात्रों को अपने संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध होता है। इसी समय उनके एक तार्किक दृष्टिकोण का विकास होता है। विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संकायों से छात्र माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से ही परिचित होते हैं। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। माध्यमिक कक्षाएं 9वीं एवं 10वीं तथा उच्च माध्यमिक कक्षाएं 11वीं एवं 12वीं कक्षाएं होती हैं। भारत में माध्यमिक पाठ्यक्रम में भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी एवं शारीरिक शिक्षा आदि विषय होते हैं। माध्यमिक स्कूल के पहले 2 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर छात्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के समक्ष विज्ञान, वाणिज्य और कला, मानविकी जैसे शिक्षण धाराओं का चयन करने का अवसर होता है। माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा का आयोजन राज्य बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि द्वारा किया जाता है। तृतीयक शिक्षा या टर्शरी एजुकेशन, यह शिक्षा का तृतीय स्तर है जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद आता है। इस स्तर पर शिक्षा का स्वरूप ऐच्छिक होता है। तृतीयक शिक्षा में उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी आती है। भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा को 2 प्रकार से परिभाषित किया है।
यह 10 वर्ष की स्कूल की शिक्षा और न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का कोर्स होता है। पहला ही ये हो गया। दूसरा होता है 12 वर्ष के स्कूल शिक्षा के अध्ययन या समकक्ष अध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है। पूर्णकालिक शिक्षण कोर्स की न्यूनतम अवधि 9 माह की होनी चाहिए। अर्थात ए में क्या है, यह 10 वर्ष की स्कूल शिक्षा और न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का कोर्स होता है। और बी में क्या है, यह 12 वर्ष के स्कूल शिक्षा के अध्ययन या समकक्ष अध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है। यह पूर्णकालिक शिक्षण कोर्स की न्यूनतम अवधि 9 माह होनी चाहिए। तृतीयक शिक्षा कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सामान्य, व्यावसायिक, वृत्तिक या तकनीकी आदि। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आते हैं। उच्च शिक्षा के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। स्नातक स्तर, ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक की उपाधि हेतु। दूसरा है स्नातकोत्तर स्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, स्नातकोत्तर की उपाधि हेतु। और तीसरा है अनुसंधान स्तर, रिसर्च लेवल, पीएचडी, फेलोशिप या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ संस्थान डिप्लोमा ही प्रदान करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पीजीडीबीए तथा पीजीडीसीए इत्यादि। जो लोग तृतीयक शिक्षा के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, वह व्यावसायिक विद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, जो कि रोजगार उन्मुखी होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में परीक्षा अखिल भारतीय और राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती है। प्राचीन भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड। गुरुकुल प्रणाली भारत में शिक्षा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। प्राचीन काल में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाती थी। यह प्रणाली एक आदिवासीय अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें छात्रों को धर्म और दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में गुरु, जिसे शिक्षक कहते हैं, अपने शिष्यों को वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे, जो 8 विभिन्न रूपों से मिलकर बना होता था, जैसे 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 108 उपनिषद, दर्शन की 6 प्रणाली, भगवद गीता और स्मृतियाँ। इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शिक्षक को अपने शिष्यों की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वैदिक शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी। छात्रों को श्रुति और स्मृति के रूप में पढ़ाया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि उनकी यह पद्धति आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के संरक्षण को सुनिश्चित करेगी। वैदिक काल के दौरान शिष्य गुरुकुल में जाते थे, जो शिक्षा प्राप्त करने हेतु औपचारिक संस्थान थे, जहाँ शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहीं रहते थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संचारित करना था। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली में शिष्यों में लड़के या पुरुषों की प्रमुखता थी। यद्यपि लड़कियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु लड़कियों के लिए इस काल में विद्यालयों या गुरुकुल की संख्या बहुत ही कम थी। शिक्षा की यह प्रणाली किसी भी उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से स्वतंत्र थी। इन गुरुकुलों को सहयोग या अनुदान लोगों से विद्यादान के रूप में प्राप्त होता था, तथा इन अनुदानों का प्रयोग गुरुकुल के द्वारा गरीब छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में किया जाता था। 4 वेद निम्न है। पहला ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र इसी से वर्णित है। इसमें विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने का मंत्र है। सामवेद संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम गान किया जाता था। आकार की दृष्टि से चारों वेदों में यह सबसे छोटा है। तीसरा है यजुर्वेद। गद्य एवं पद्य में लिखित इस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया है। इसके 2 भाग हैं।
कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्य कहा जाता था। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ की रत्निनों की भी चर्चा है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्र वेदों में से एक है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं स्तुति के साथ चिकित्सा विज्ञान और दर्शन के मंत्र भी हैं। परीक्षाएं एवं उपाधियां। वैदिक काल में परीक्षा मौखिक होती थी। इसमें गुरु मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर यह निर्णय करते थे कि शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। वैदिक काल में छात्रों को कोई प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता था। उनकी योग्यता ही उनका प्रमाण होती थी। परंतु जो छात्र गुरुकुल का 12 वर्षीय पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें स्नातक 24 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वेद का ज्ञान प्राप्त करते थे, उसने वसु, और 36 वर्षीय पाठ्यक्रम या किन्हीं 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे, उन्हें रुद्र, और जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले को आदित्य कहा जाता था। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। प्राचीन शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान, संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का बोध ज्ञान, सामाजिक प्रसन्नता तथा कौशल में वृद्धि, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार, निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार। शिक्षा के प्रकार। आचार्य बिना शुल्क प्राप्त किए विद्यार्थियों को वेद पढ़ाने वाला शिक्षक था। दूसरा है उपाध्याय, वेद या वेदांगों की शिक्षा के प्रतिफल में शुल्क प्राप्त करने वाला शिक्षक। तीसरा है चरक, उच्च ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से कुछ शिक्षार्थी भारत जैसे राष्ट्र का दौरा करते थे। शतपथ ब्राह्मण द्वारा ऐसे विद्वानों या विद्यार्थियों को ज्ञान के संभावित स्रोत के रूप में जाना जाता है। गुरु शिक्षा प्रदान करने अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन यापन करते थे। और पांचवा है युजन सातिक, ये अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। विद्यार्थी दूर दूर से उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते थे। और छठवां है सिख, नृत्य जैसी कलाओं में निर्देश देते थे। शिक्षण की विधियाँ। पहला है अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। यह सीखने की एक स्वाभाविक विधि है। प्राचीन काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि के द्वारा दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों का अनुकरण शिष्यों द्वारा किया जाता था। शिष्य उन मंत्रों को बार बार उच्चारित करते थे, जिससे धीरे धीरे उन्हें मंत्र कंठस्थ हो जाते थे। दूसरा है व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। वेद मंत्र या कोई नियम कंठस्थ कराने के बाद गुरु शिष्यों के समक्ष उनकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे। अर्थ एवं भावों के स्पष्टीकरण हेतु उपमा, रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। तीसरा है प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि। प्राचीन काल में गुरु उपदेश, व्याख्यान आदि देते थे और शिष्य एकाचित्र होकर श्रवण करते थे। शिष्य अपनी शंका के समाधान हेतु गुरु से प्रश्न करते थे। उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद भी होता था। अत्यंत गुण विषयों पर चर्चा हेतु विद्वानों के सम्मेलन भी आयोजित किए जाते थे। उन सभी के बीच शास्त्रार्थ चलता था, जिसे देखकर सुनकर शिष्य अपने ज्ञान राशि में वृद्धि करते थे। चौथा था कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। प्राचीन काल में विविध क्रिया प्रधान विषयों जैसे कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा तथा आयुर्विज्ञान आदि की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि द्वारा दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम सिखाई जाने वाली क्रिया के संपादन की विधि बताते थे। तत्पश्चात वे उसे स्वयं करके शिक्षा दिखाते थे। शिष्य उनका अनुकरण कर क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे उसमें कुशलता प्राप्त करते थे। पांचवा है श्रवण, मनन
निधिध्यासन विधि। श्रवण मनन निधिध्यासन विधि। उपनिषदकारों ने इस विधि की शुरुआत की थी। इस काल को उपनिषद काल में गुरु वेद मंत्रों, सिद्धांतों एवं नियमों की जो व्याख्या करते थे तथा धर्म दर्शन एवं अन्य विषयों के संबंध में जो भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। उसके बाद उस चिंतन एवं मनन करते थे। तर्क विधि। प्राचीन काल में तर्कशास्त्र जैसे गुण विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय एक विधि के 5 पद थे: प्रतिज्ञा, उदाहरण, हेतु, निगम और अनुप्रयोग। कहानी विधि। इस विधि का विकास राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया। ये कहानियाँ पंचतंत्र और हितोपदेश नाम से संग्रहित है। कहानी सुनाने के पश्चात गुरु शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों में अंतिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।